अब सबसे पहले लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, आंसर बताओ मुझे जल्दी से कि अगर मेरे पास ये नंबर है 0.020403, बताओ इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर होगी। इसका आंसर मुझे दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, मुझे पता भी चल जाएगा कितना आप लोगों को लास्ट क्लास में समझ आया था या फिर नहीं आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो कि 0.020403 इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे थे, देन उसके बाद हम लोग बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स के अलावा साइंटिफिक नोटेशंस पे गए थे कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत बड़े नंबर से भी डील करते हैं और बहुत छोटे नंबर से भी डील करते हैं। बड़े नंबर का मतलब है अवोगैड्रो नंबर और छोटे नंबर का मतलब है साइज ऑफ एन एटम। तो उस केस में हम लोग पूरे नहीं लिखते, हम लोग नहीं लिखते 6 हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते 6000000 ऐसे 15-20 जीरो नहीं लगाते, हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस की टर्म में लिखते हैं। और वो साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है, किसी भी नंबर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है n × 10⁻⁴ n की फॉर्म में, तो उसको मैं बोलती हूँ क्या, साइंटिफिक नोटेशंस। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी नंबर है सपोज 60400, तो इसको मुझे जैसे ये तो 5 डिजिट है, अगर सपोज ऐसे 10 डिजिट होती है इस तरीके से, तो मैं बार बार इसको ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं इसको n × 10⁻⁴ n की फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, जैसे कि अब देखो इसके अंदर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 604 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ तो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इसीलिए पूरी केमिस्ट्री के अंदर बच्चों जो हम लोग कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं या जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, हम हमेशा हमारी टर्म्स को साइंटिफिक नोटेशंस की टर्म में ही लिखते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है, 5 आंसर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो अब देखो, अब साइंटिफिक नोटेशंस हम लोगों ने देख ली थी। अब इन साइंटिफिक नोटेशंस का यूज़ हमें कैलकुलेशंस में कैसे करना है वो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा फिर से बताऊंगी आप लोगों को। जैसे कि अगर मुझे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसमें साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ हो रही है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिवाइड करना है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है कि जिन क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होती है उस केस में हम लोग कैसे साइंटिफिक नोटेशंस का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 5 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 4 × 10⁻3। मुझे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी। जो आपके पास नंबर्स है ना, नॉर्मल नंबर्स, इनको अलग मल्टीप्लाई करो और ये जो 10 की पावर्स है इनको अलग ले जाओ। ठीक है, तो दो नंबर्स क्या है 5 और 4, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। नंबर्स को अलग कर लो और 10 की जो पावर्स है उन पावर्स को अलग कर लो। ठीक है, तो 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। ठीक है, नंबर्स को अलग कर लिया, 10 की पावर्स को अलग कर लिया। अब 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20, और जब भी बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होती है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस बेस के अंदर जो पावर्स होती है दोनों केस में वो ऐड अप हो जाती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो होगा क्या, जब मैं 10⁻⁷ और 10⁻3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो बेस सेम है, इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 7 + 3 यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10। ये आ जाएगा मेरे पास सिंप्लीफाई करके, है ना। तो इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशंस को मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करते हैं। नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करना है और ये जो 10 की पावर्स है ना इनको अलग से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलर तरीके से बच्चों हम लोग डिवीजन के केस में भी करते हैं। अब जैसे सपोज करो मेरे पास नंबर है 20 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय सपोज 4 × 10⁻3। मुझे इन दोनों नंबर्स को करना है डिवाइड। तो जैसे मल्टीप्लाई में किया था ना, नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁴ को अलग से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही यहाँ पे करो, नंबर्स को अलग से डिवाइड कर लो, 20 डिवाइडेड बाय 4
मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर्स को अलग से डिवाइड कर लो, 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 3। अब 20 डिवाइडेड बाय 4 होता है 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 7 बाय 3। जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 7 माइनस 3, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी सिमिलर तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर अलग से डिवाइड करेंगे, और जो 10 की पावर्स है उनको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब साइंटिफिक नोटेशंस का यूज करके हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, उस टाइम पे किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सपोज मेरे पास नंबर है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। मुझे इन दोनों टर्म्स को ऐड अप करना है। तो एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, ऐड करते टाइम जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, उस टाइम पे पावर्स को क्या करना है, सेम बना देना है, ठीक है। जो 10 की जो पावर्स है ना, उनको सेम बना देना। अब जैसे कि इस पे देखो, यहाँ पे तो मेरे पास 10 रेज टू द पावर 4 है, यहाँ पे मेरे पास 10 रेज टू द पावर 5 है। या तो इसको 10 की पावर 4 बना दो या फिर इसको 10 की पावर 5 बना दो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, दोनों में से किसी भी एक में पावर दोनों में सेम होनी चाहिए, 10 रेज टू द पावर, देन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, 10 रेज टू द पावर 5 को 10 रेज टू द पावर 4 बना देती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। मुझे पावर एक कम करनी है, तो जब भी पावर एक कम करनी होती है, मुझे 10 रेज टू द पावर 5 को 10 रेज टू द पावर 4 बनाना है, तो अपने डेसिमल को शिफ्ट कर दो राइट में, ठीक है। इतना याद रखना कि जब भी पावर को कम करना हो तो डेसिमल को उतने ही पोजीशन राइट में शिफ्ट कर दो। तो क्योंकि मुझे एक पावर कम करनी है, तो मैंने डेसिमल को एक राइट पोजीशन में शिफ्ट कर दूंगी, और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब बच्चों देखो, पावर सेम हो गई, ठीक है। तो पावर सेम हो गई तो पावर को कॉमन ले लो, 10 रेज टू द पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 5 प्लस 5, यानी कि 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशन के केस में या फिर सब्ट्रैक्शन के केस में पहले आप लोगों को पावर सेम करनी है एंड देन उसके बाद अपनी कैलकुलेशंस करनी है। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग एक सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था, इसलिए मैं दोबारा से इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ शॉर्ट में, है ना। तो सपोज करो अगर मेरे पास यहाँ पे होता 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 प्लस सपोज ये होता मेरे पास 0.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 0.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, या फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ऐड की जगह। अगर मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना होता इन दोनों टर्म्स को, तो मैं कैसे करती, ठीक है। तो देखो, ये मेरे पास 10 रेज टू द पावर 6 है, ये मेरे पास 10 रेज टू द पावर 5 है, तो दोनों को सेम बनाना है, या तो इसको भी 10 रेज टू द पावर 5 कर दो या फिर इसको 10 रेज टू द पावर 6 कर दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास पहले वाली टर्म है उसको मैं 10 रेज टू द पावर 5 बना लेती हूँ। अब मुझे एक डिजिट फिर से कम करनी है, तो क्योंकि एक पावर मेरे को फिर से कम करनी है, तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल को शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 6 को मैं लिख सकती हूँ क्या, 40 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 40 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ये क्या था, 4.0 था, मैंने डेसिमल को एक नंबर आगे बढ़ा दिया क्योंकि मुझे पावर एक नंबर कम करनी थी। तो ये हो गया 40 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 माइनस 0.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। अब मेरे पास पावर भी सेम हो गई, ये भी 10 रेज टू द पावर 5 है, ये भी 10 रेज टू द पावर 5 है, तो पावर सेम हो गई। अब सिंपली पावर, ये जो 10 रेज टू द पावर है इसको कॉमन लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 5, इसको मैंने कॉमन ले लिया और दोनों टर्म्स को मैंने माइनस कर दिया, यानी कि क्या हो गया, 40 माइनस 0.2, क्या हो गया, 40 माइनस 0.2
यानी कि हो जाएगा 39.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5, ये आ जाएगा मेरे पास आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जब मुझे एडिशन करनी हो या फिर जब मुझे सब्ट्रैक्शन करनी हो तो उस केस में मुझे क्या करना होता है, पहले अपनी पावर्स को सेम बनाना है एंड देन उसके बाद अपने क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोगों को मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसके केस में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 और 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। या तो दोनों को -5 बना दो या फिर दोनों को -6 बना दो, आपकी मर्जी है। उसके बाद पावर कॉमन लेके देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और जल्दी से इसका आंसर मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। मुझे क्या आंसर होगा इसका कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। देन हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी नंबर में प्रेजेंट होगी। अब इन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स का बच्चों हम लोग यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। जैसे कि मैंने बोला था हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई बारी तो वेट बैलेंस इस तरीके की ऑब्जर्वेशन देता है 4.9325, कई बारी वो देता है 4.9322, कई बारी वो देता है 4.9333, है ना। तो हमें अपने आंसर को एक पर्टिकुलर डिजिट्स में रिपोर्ट करना होता है, वो होती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब जब हम लोग अपनी लैब में जाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कैलकुलेशन करते टाइम भी हम लोगों को इन सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना होता है। यानी कि जब मैं एडिशन कर रही हूँ लैब में, किसी 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हम लोग, एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। ठीक है, डिफरेंट रिजल्ट आते हैं, उन डिफरेंट रिजल्ट्स में हम कैलकुलेशंस भी करते हैं। तो उन कैलकुलेशंस में हम लोग कैसे अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कि अगर मैं 2 नंबर की एडिशन कर रही हूँ या फिर सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सपोज किसी में 4 है, किसी में 5 है, तो मैं अपना आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट करूंगी या फिर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं रिपोर्ट करूंगी वो मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे मैं डिटरमाइन करूंगी मुझे अपना आंसर कितनी डिजिट्स तक रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर होगा 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5। बहुत सारे सही बच्चों ने सही आंसर दिया है, 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में मैं कैसे बताऊंगी कि मेरा रिजल्ट मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट करना है या फिर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करना है। तो देखो पहला रूल जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वो ये है कि अगर मेरे पास एक नंबर है, सपोज मेरे पास नंबर है 2.3 और दूसरा नंबर है मेरे पास 4.57। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को करना है ऐड, यानी कि इन दोनों का मुझे सम करना है। अब मुझे जो मेरा सम है ना, अब अगर मैं इसको नॉर्मली सम करूं तो वो आ जाएगा 6.87। कितना आ जाएगा? 6.87। अब मुझे मेरा आंसर 6.87 रिपोर्ट नहीं करना, मुझे कुछ पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग मुझे रिपोर्ट करना है। वो रूल क्या होगा? देखो वो रूल ये कहता है, देखो अब मेरे पास 2.3 के अंदर कितनी डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें मेरे पास 1 डेसिमल प्लेस है, लेकिन 4.57 में मेरे पास 2 डेसिमल प्लेस है। तो रूल के अकॉर्डिंग मुझे मेरा आंसर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट करना है।
जिसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस हो उतनी ही डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करना है। अब क्योंकि 1 और 2 में से मेरे पास एक डेसिमल प्लेस मिनिमम कौन सी है 1, इसीलिए मुझे मेरा आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक ही मुझे मेरा आंसर रिपोर्ट करना है। यानी कि मुझे यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, 2 नहीं चाहिए, इसमें तो 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को करना पड़ेगा राउंड ऑफ। क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, है ना। अब देखो जो लास्ट डिजिट है बच्चों, लास्ट डिजिट मेरे पास 7 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो जब भी लास्ट डिजिट 5 से बड़ी होती है तो उससे पहले वाला नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा 6.9। कितना आ जाएगा, 6.9। तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा इन दोनों का सम 6.9। अब जो जेई में बच्चों क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें भी आंसर हमें इसी तरीके से इतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट करना होता है, इन सारी बातों का ध्यान रख के। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या फिर 2 नंबर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें हमारा आंसर जिस नंबर में, जो भी हमने नंबर लिए जिनको हमने ऐड किया, जिस केस में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होती है, उसी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर रिपोर्ट करना होता है। तो क्योंकि इसके केस में मेरे पास एक ऐसा नंबर था जिसमें एक डेसिमल प्लेस थी, तो इसलिए मैंने अपना आंसर एक ही डेसिमल प्लेस के रिगार्डिंग रिपोर्ट किया, तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6.9। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर रूल बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में भी। सिमिलर रूल हम लोग सब्ट्रैक्शन के केस में भी फॉलो करते हैं। उससे पहले देखो इसका आंसर बताओ। अब मुझे एक सपोज करो मुझे इसमें ऐड ही करना है, अगर मुझे 22 को और 6.1 को ऐड करना है तो अपना आंसर मैं क्या रिपोर्ट करूंगी, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर मैं क्या रिपोर्ट करूंगी 22 + 6.1। अब कुछ बच्चों को पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट था, तो उनका मैं डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने क्या दिया था बच्चों, मैंने क्वेश्चन दिया था ये 4 × 10⁻⁻⁵, ये क्वेश्चन दिया था मैंने, -2 × 10⁻⁻6। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 × 10⁻⁵, अब या तो इसको -5 बना लो या फिर इसको -6 बना लो। तो देखो 4 × 10⁻⁻5 को मैंने एज इट इज लिखा। अब इस 10⁻⁻5 को मैंने -6 को मैंने -5 बनाना है, यानी कि पावर मुझे एक बढ़ानी है। तो जब पावर एक बढ़ानी होती है ना, उस टाइम पे आपको डेसिमल लेफ्ट पे शिफ्ट करना होता है। तो जब भी आपको पावर इंक्रीज करनी हो तो डेसिमल बच्चों शिफ्ट करते हैं लेफ्ट पे। कैसे शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ डेसिमल लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा 0.2 × 10⁻⁻5। ठीक है, अब इसमें पावर फिर से कॉमन लेंगे 10⁻⁻5 और उसके बाद दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 4 - 0.2, यानी कि आंसर आ जाएगा 3.8 × 10⁻⁻5। आई होप जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी उन बच्चों को अब अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। 10⁻⁻6 को मैंने 5 बनाया, एक डेसिमल प्लेस मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दी और उस अकॉर्डिंग मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। आंसर हो जाएगा मेरा 28.1 नहीं हो सकता सही। क्यों नहीं हो सकता, अभी मैंने बताया। अब इसको सम करोगे तो क्या आ जाएगा 28.1, लेकिन आंसर बच्चों हमें 28.1 तो रिपोर्ट ही नहीं करना ना। आंसर मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ना मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में। अब इसमें 0 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो क्योंकि इसमें 0 डेसिमल प्लेस है तो मेरे आंसर में भी 0 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। अब क्योंकि ये 1 जो है 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होगी और ये नंबर एज इट इज 28 ही आएगा।
ठीक है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम 28.1 क्यों नहीं हो सकता, सम तो 28.1 ही आएगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमें अपना आंसर मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले रूल पे। अगला रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों हम लोगों ने ये देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जितनी हमारी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उसी में आंसर रिपोर्ट करना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है। हमें जितने भी नंबर है जिसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जिस नंबर में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो नंबर कहलाता है हमारा लीस्ट प्रिसाइज टर्म। ठीक है, क्या कहलाता है? लीस्ट प्रिसाइज टर्म। और हमें अपना आंसर इसी लीस्ट प्रिसाइज टर्म के अकॉर्डिंग ही हमें रिपोर्ट करना है। ठीक है, याद रखना कि द नंबर कंटेनिंग, जिस नंबर में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, जिस नंबर में मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, वो नंबर होता है मेरे पास लीस्ट प्रिसाइज नंबर। और जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करते हैं ना, उस केस में हमें आंसर अपना लीस्ट प्रिसाइज टर्म के अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो हम लोग अच्छे से उस चीज को हमें फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मुझे इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2.8 और 1.24 को। ठीक है, मुझे इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। पहले तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर है ना वो लिख दो एंड देन उसके बाद आगे जाओ। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 3.472। आंसर आ जाएगा 3.472। अब इस 3.472 को मुझे ऐसे ही रिपोर्ट नहीं करना। ठीक है, मुझे अपना आंसर रिपोर्ट करना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो देखो यहाँ पे 2.8 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। 1.24 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। तो मुझे जो मेरा आंसर रिपोर्ट करना है ना वो इसी लीस्ट प्रिसाइज टर्म के अकॉर्डिंग ही करना है। यानी कि मेरे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो क्योंकि मुझे मेरे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, इसीलिए 3.472 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब इसके बाद वाला नंबर है 7। तो 7 को मुझे, अब क्योंकि 7 5 से ज़्यादा है तो मुझे इस 4 को 1 से बढ़ाना पड़ेगा और राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा 3.5 और मेरा आंसर हो जाएगा इसमें 3.5। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में आप लोगों को अपना आंसर लीस्ट प्रिसाइज टर्म के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और बताओ। अब डिवीजन का क्वेश्चन है, सिंपली पहले नंबर डिवाइड करो। जैसे देखो क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मुझे 2.84 को डिवाइड करना है 1.2 से तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर नहीं बताना, जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में मुझे आंसर चाहिए उसी का आंसर देना है। 2.84 को अगर मुझे डिवाइड करना है 1.2 से तो पहले सिंपली डिवाइड करो एंड देखो उसके बाद किस में जितनी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसी के अकॉर्डिंग आंसर रिपोर्ट कर दो। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर? 2.84 डिवाइडेड बाय 1.2, 2.84 डिवाइडेड बाय 1.2। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी यहाँ पे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.3666 समथिंग लाइक दिस, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब ये जो 2.36666 है इसमें तो काफ़ी सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मुझे अपना आंसर लीस्ट प्रिसाइज टर्म के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो 1.2 में मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2.84 में मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सी है? 1.2 जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मुझे मेरा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 2.3666 है मेरे पास, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गई, एक 3 हो गई। अब 3 के बाद वाला नंबर है 6 जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए ये 3 बन जाएगा 4 और मेरा आंसर आ जाएगा इसमें
2.4। अब किसी का क्वेश्चन आया यहाँ पे कि मैम ये 2 क्यों नहीं लिया लास्ट में, क्योंकि बच्चों हमें आंसर तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रिपोर्ट करना है ना, तो एक सिग्निफिकेंट तो फिगर तो 3 हो गई, एक 4 हो गई, यही 2 लेके चलना है मुझे। अब इसमें ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है ना, उसको मैं इसके आगे वाली जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है, जो आगे वाली जो मेरी डिजिट होती है, सक्सीडिंग डिजिट होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ। क्योंकि ये 7 से बड़ा था इसलिए मैंने इस 3.472 को राउंड ऑफ करके 3.5 बोल दिया। इसको तो कंसीडर ही नहीं करना, इन 2 में रिपोर्ट करना है। क्योंकि ये 5 से बड़ा था इसलिए इस 4 को मैंने बना दिया क्या 5, तो मेरा आंसर आ गया इसमें 3.5। ठीक है, बहुत सही आंसर दिया बहुत सारे बच्चों ने, 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में करना होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखनी है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, उसी में आंसर रिपोर्ट करना है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लीस्ट प्रिसाइज टर्म के अकॉर्डिंग, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, उसके अकॉर्डिंग आंसर रिपोर्ट करना है ना। अब देखते हैं रूल 3 क्या है। अब रूल 3 ये बोल रहा है कि जब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन भी हो और जब मेरे पास डिवीजन भी हो तब मैं कैसे आंसर रिपोर्ट करूं, तो उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन है 4 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 2.23, 4 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 2.23। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, इसमें डिवीजन भी है, तो मैं अपना आंसर कैसे रिपोर्ट करूंगी, देखो 4 इंटू 1.1 क्या हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 2.23। अब क्या करो, पहले तो कैलकुलेशन कर लो अपनी, कैलकुलेशन करने के बाद मैं बताऊंगी कि आंसर कितना रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.973। कितना आ जाएगा 1.973। ठीक है, अब इसके केस में आपको क्या करना है, लीस्ट प्रिसाइज टर्म ढूंढनी है। ठीक है, इसमें भी लीस्ट प्रिसाइज टर्म ढूंढनी है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर को छोड़ देना। एग्जैक्ट नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनको छोड़ देना। इनके अलावा जो हमारी लीस्ट प्रिसाइज टर्म है उसमें आपको आंसर रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें 4 को तो छोड़ दो, इसको तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है। 1.1 में दो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2.23 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्योंकि 1.1 में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये हो गई मेरी लीस्ट प्रिसाइज टर्म, और क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो मुझे मेरा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही रिपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1 और दूसरा 9, तो 1.9, लेकिन ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है तो मुझे इस 9 में एक ऐड करना पड़ेगा, और जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.0। 1.9 नहीं आएगा, गलती मत करना, लास्ट वाली ये जो डिजिट है ना वो 5 से बड़ी है, तो क्योंकि ये 5 से बड़ी है इसलिए मैंने 1.9 में इस 9 में मैंने एक ऐड किया और मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 2.0। क्या आ गया 2.0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 रूल्स देखे साइंटिफिक नोटेशंस के, इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, जिस भी नंबर में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो उसके अकॉर्डिंग आंसर बताओ। दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, लीस्ट प्रिसाइज टर्म ढूंढो जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो, काफ़ी तरीके की कैलकुलेशंस हो, उसमें आपको लीस्ट प्रिसाइज टर्म ढूंढनी है और आपको एग्जैक्ट नंबर को कंसीडर नहीं करना, अदर देन एग्जैक्ट नंबर आप लोगों को आंसर मेंशन करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हमारा साइंटिफिक नोटेशंस वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में मेरे पास क्या होता है, देखो अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन्स बताई थी। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन्स बताई थी जिसमें मैंने आपको वॉल्यूम की यूनिट्स बताई थी, वॉल्यूम की यूनिट्स। अब जरा आपसे पूछती हूँ, पहले बताओ 1 लीटर जो होता है ना वो कितने डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, जल्दी से मुझे बताओ। और 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, बस मुझे इतनी सी बात बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पता चल जाएगा कि कितना याद है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम की यूनिट कन्वर्जन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि 1 लीटर कितने डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है और 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है,
अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे अगर लास्ट वाला पार्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, लास्ट में मैं आपको दोबारा समझा दूंगी फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस का क्या मतलब है, देखो हम लोग जब कैलकुलेशंस करते हैं ना, हम लोग बहुत सारी यूनिट कन्वर्जन्स करते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन्स करते हैं। तो उन यूनिट कन्वर्जन्स में हम लोग ना डायमेंशनल, अब यूनिट कन्वर्जन या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बताया अभी खुद ही कि 1 लीटर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है और 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। या तो मैं डायरेक्टली कन्वर्जन कर दूं, मुझे पता है 1 लीटर में अगर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 में हो जाएंगे 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, ये आप सभी को पता है। लेकिन हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस या फिर यूनिट फैक्टर मेथड, जिससे आपके बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन बोले जाते हैं कि कन्वर्ट करो इस यूनिट को इस यूनिट पे कन्वर्ट करो यूजिंग द यूनिट फैक्टर मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस को बच्चों हम लोग यूज करते हैं यूनिट कन्वर्जन्स के लिए। अब किस तरीके से यूज करते हैं वो आप लोगों को मैं समझाती हूँ। बहुत सही, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, वेरी गुड। अब देखो, अब मुझे पता है कि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है, 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1 kg डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1, डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 kg इज इक्वल टू 1, कैसे भी लिख लो, मर्जी है तुम्हारी, है ना। या फिर जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया कि मैम 1 लीटर जो होता है ना वो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इस 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब को इधर ले जाओ नीचे, तो ये हो जाएगा 1 लीटर डिवाइडेड बाय 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1, या फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 लीटर इज इक्वल टू 1। मर्जी आपकी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख लो, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं 1000 ग्राम को इधर नीचे ले गई तो उसको मैंने पूरी की पूरी टर्म को मैंने 1 के इक्वल रख दिया। अब बच्चों ये जो पूरी की पूरी टर्म होती है ना, इन टर्म्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट फैक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट फैक्टर बोलते हैं। जैसे 1000 ग्राम बाय 1 kg इज इक्वल टू 1, ये भी मेरे पास यूनिट फैक्टर है। 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब बाय 1 लीटर, ये भी मेरे पास यूनिट फैक्टर है। तो ये सारे के सारे ही मेरे पास यूनिट फैक्टर्स है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं ना, तब हम लोग इन्हीं यूनिट फैक्टर्स का यूज करते हैं यूनिट कन्वर्जन्स के लिए, ठीक है, इन्हीं यूनिट फैक्टर्स का यूज करते हैं यूनिट कन्वर्जन के लिए। अब इन यूनिट फैक्टर्स का बच्चों हम लोग कैसे यूज करते हैं उसको समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रही हूँ वो स्टेप्स ध्यान रखो, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, अब क्वेश्चन क्या है कि अ पीस ऑफ मेटल इज 4 इंच रिप्रेजेंटेड बाय आयन, इंच को मैं आयन से रिप्रेजेंट करती हूँ। एक मेटल है पीस का, सॉरी एक पीस ऑफ मेटल है, मेटल का एक पीस है, उसकी लेंथ कितनी है, 4 इंच है, या फिर 4 आयन, इस तरीके से मैंने लिख दी। मुझे बताना है कि इसकी लेंथ सेंटीमीटर में कितनी होगी, ठीक है, सेंटीमीटर में कितनी होगी। अब उसके लिए आप लोगों को बच्चों हमारे पास इंच के अंदर और सेंटीमीटर के अंदर रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। अभी डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन करा रही हूँ, उससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो उसको मैं 1 kg बाय 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 के इक्वल रखती हूँ, है ना, ऐसे लिखती हूँ। और इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट फैक्टर बोलते हैं। अब इसी यूनिट फैक्टर का यूज करके हम लोग अपने डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यूनिट कन्वर्जन्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास कि एक पीस ऑफ मेटल है, वो 4 इंच का है, मुझे इसकी लेंथ बतानी है सेंटीमीटर में, ठीक है। हमें रिलेशन पता होना चाहिए सबसे पहले तो इंच और सेंटीमीटर में। तो रिलेशन होता है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर,
क्या होता है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब इसको सबसे पहला काम, पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप जो आपका होना चाहिए ना, वो रिलेशन लिख लो यूनिट्स के बीच में, जो भी यूनिट इनमें इन्वॉल्व हो रही है ना, उन यूनिट्स के बीच में लिख लो रिलेशन। सेकंड आप लोगों का क्या काम है, सेकंड स्टेप में आप लोगों को लिखना है यूनिट फैक्टर। ठीक है, जैसे कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकती हूँ 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच इज इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच इज इक्वल टू 1, या फिर 1 इंच बाय 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। लिख तो दोनों तरीके से सकती हूँ। अब क्वेश्चन में किसको यूज करना है वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो स्टेप 1 रिलेशन लिख लो, स्टेप 2 यूनिट फैक्टर लिख लो। ठीक है, अब स्टेप 3 में आप लोगों को क्या करना है, मुझे बच्चों किसको कन्वर्ट करना है, मुझे इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो इसीलिए जो यूनिट आपको चाहिए ना, उस यूनिट को हमेशा रखो न्यूमरेटर में। किस में रखो, न्यूमरेटर में। क्योंकि मेरा आंसर मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसीलिए मैं सेंटीमीटर वाली टर्म को रखूंगी न्यूमरेटर में। अब इन दोनों में से न्यूमरेटर सेंटीमीटर में किस में आ रहा है, इसमें मेरे पास न्यूमरेटर में सेंटीमीटर है, तो इसीलिए मैं इस वाली टर्म को यूज करूंगी। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे देखो, मुझे 4 इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, है ना, तो मुझे पता है कि 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखो, अब मुझे ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, सबसे पहले मुझे जो यूनिट चाहिए थी मैंने उस यूनिट को रख लिया ऊपर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल था, 1 के, तो क्योंकि मुझे 4 इंच को कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ। किससे, 4 से, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 इंच मल्टीप्लाइड बाय 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच इज इक्वल टू 1। जो समझ में नहीं आ रहा है मुझे बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगी उस चीज को। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया, अपनी यूनिट कन्वर्जन लिखो। मैंने यूनिट कन्वर्जन लिखी कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। फिर मैंने यूनिट फैक्टर लिखा, 2 तरीके के यूनिट फैक्टर्स थे, तो यूनिट फैक्टर में आपको कौन से वाला यूनिट फैक्टर लेना है, जोन सी यूनिट आपको चाहिए उसको न्यूमरेटर में रखो। क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, तो मैंने इसलिए ये वाली चीज ले ली, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच इज इक्वल टू 1। अब लेकिन मुझे 4 इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देखो, इंच से इंच तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब होता क्या है, जब हम लोग इस तरीके से यूनिट फैक्टर की टर्म्स में लिखते हैं ना, तो हमारी यूनिट्स कैंसिल हो जाती है, और जो हमें रिक्वायर्ड यूनिट होती है ना, वो रिक्वायर्ड यूनिट हमें मिल जाती है ना। तो क्योंकि मुझे इंच को कैंसिल करना था, मुझे सेंटीमीटर चाहिए था, इसलिए मैंने सेंटीमीटर को रखा न्यूमरेटर में और इंच को मैंने रखा डिनोमिनेटर में, और फिर मैंने 4 इंच से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर मेरे पास बच्चों क्या आया, एक तो मेरे पास यहाँ पे 4 बचा, दूसरा मेरे पास बचा 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इंच से इंच तो कैंसिल ही हो गया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.54, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा इसमें 10.16 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 10.16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, 10.16 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहला काम, सारी की सारी यूनिट कन्वर्जन लिख दो, जो भी आप लोगों को रिलेशंस पता है। सेकेंड, आपके पास यूनिट फैक्टर लिखना है। थर्ड, जो पर्टिकुलर नंबर जिसकी यूनिट कन्वर्ट करनी है ना, उस पर्टिकुलर नंबर को यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपकी डिजायर्ड यूनिट आ जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से जब हम लोगों ने यहाँ पे
इंच को, जब मुझे 4 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो ये बात तो बच्चों मुझे पता ही थी कि 1 इंच जो होता है ना वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 4 इंच 4 इंटू 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, यानी कि 10.16 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये बात सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन आएगा कि यूनिट फैक्टर मेथड से या फिर डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं भी हुआ है तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अ जग कंटेन्स 3 लीटर ऑफ मिल्क। एक जग है, उसमें 3 लीटर ऑफ मिल्क है। मुझे वॉल्यूम बताना है किस में, मीटर क्यूब में। ठीक है, मुझे वॉल्यूम बताना है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ कन्वर्जन सीख रही हूँ, मैं सिर्फ अपने क्वेश्चन को डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व कर रही हूँ, तो इसलिए राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर उसको चाहिए होगा ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो वो आपको मेंशन करेगा क्वेश्चन में कि मुझे मेरा आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करके दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप, फिर से जो रिलेशंस पता है ना वो रिलेशंस लिख लो। अब मैंने आपको रिलेशन बताया था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और मुझे लेकिन तो मीटर क्यूब में चाहिए है ना, तो मुझे सेंटीमीटर और मीटर का भी तो कुछ कन्वर्जन देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो मैंने रिलेशन लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में बताया, लेकिन मुझे मेरा आंसर मीटर क्यूब में चाहिए। तो मैं दूसरा रिलेशन लिखती हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो पहले स्टेप में जो भी मेरे रिलेशंस काम आ सकते थे ना वो रिलेशंस मैंने लिख दिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यही दोनों रिलेशंस मेरे यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो स्टेप 2 क्या होता है हमारे पास, यूनिट फैक्टर मेथड लिखना। तो सबसे पहले एक ये टर्म है, एक ये है, दोनों के यूनिट फैक्टर लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 लीटर बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय 1 लीटर इज इक्वल टू 1, है ना। पहले के लिए यूनिट फैक्टर ये हो जाएगा, दूसरे के लिए भी लिख लेते हैं यूनिट फैक्टर। दूसरे के लिए यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। दूसरे के लिए यूनिट फैक्टर मैंने लिख दिया, है ना। लेकिन यहाँ पे जो लीटर का रिलेशन है ना वो सेंटीमीटर क्यूब से है और मीटर क्यूब से है, लेकिन यहाँ पे तो मीटर आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरी जो मेरी यूनिट फैक्टर है ना, इस पूरे का मैं ले लेती हूँ क्यूब, इसका मैं क्यूब कर लेती हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसका क्यूब करूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब, है ना, विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर का क्यूब। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 which is equal to 10 raised to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब, है ना। तो क्योंकि मुझे मीटर क्यूब चाहिए था और सेंटीमीटर क्यूब चाहिए था, इसलिए मैंने सेकंड वाले यूनिट फैक्टर को बस क्यूब कर दिया उसका, है ना। तो इस पूरे का क्यूब कर दिया तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे किसको कन्वर्ट करना था बच्चों, लीटर को कन्वर्ट करना था मीटर क्यूब में। ठीक है, तो मुझे मीटर क्यूब चाहिए, तो इसके लिए इन दोनों में से मैं कौन से वाला यूनिट फैक्टर यूज करूंगी, ये वाला यूज करूंगी ना, क्योंकि इसमें तो मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में है।
मुझे न्यूमरेटर वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिट मुझे चाहिए वो यूनिट होने चाहिए न्यूमरेटर में। किस में होनी चाहिए? न्यूमरेटर में। अब सारे यूनिट फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी यूनिट फैक्टर्स थे ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो देखो कौन कौन सा यूनिट फैक्टर था मेरे पास। सेंटीमीटर क्यूब मुझे नहीं चाहिए, तो सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मुझे सेंटीमीटर क्यूब नीचे जिसमें है वो लेना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से मैं लूंगी। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 लीटर, एक सेकेंड, यहां पे मुझे इस तरीके से मेरे पास क्या प्रेजेंट था? 1 लीटर बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे कन्वर्ट करना था 3 लीटर को किसमें? 3 लीटर को मुझे मल्टीप्लाई करना था किसमें? मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब थे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब थे। तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय 1 लीटर। यानी कि जो मेरा ये पहले वाला यूनिट फैक्टर था, जो पहले वाला यूनिट फैक्टर था, ये पहले वाला यूनिट फैक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया और अपनी कैलकुलेशन को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन देखो लीटर से लीटर तो कैंसिल हो गया, अभी भी आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, मुझे आंसर चाहिए मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में करने के लिए मैं सेकेंड वाले यूनिट फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करूंगी। सेकेंड वाला यूनिट फैक्टर क्या है? 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास कौन सी यूनिट बची? सिर्फ और सिर्फ मीटर क्यूब। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो मेरे पास आंसर आ गया 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। यानी कि 3 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। बच्चों ये 6 कहाँ से आया? मैंने बताया था 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर 1 होता है ना। लेकिन मुझे मीटर सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मुझे मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, इसलिए मैंने इस पूरे का क्यूब कर दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 का क्यूब 10 रेज़ टू द पावर 6 होता है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब मैंने क्यूब किया, क्योंकि मुझे यूनिट्स क्यूब में चाहिए थी, इसलिए मैंने पूरे का क्यूब कर दिया और उस अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ गया। ठीक है, फिर जो भी मेरे पास यूनिट फैक्टर्स थे मैंने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट कन्वर्जन्स हो गई। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 लीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला काम था यूनिट कन्वर्जन का। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मुझे लेके जाना है लीटर को मीटर क्यूब तक। ठीक है, तो मैंने दोनों के लिए यूनिट फैक्टर्स लिखे इस तरीके से, दोनों के लिए यूनिट फैक्टर्स लिखे, क्योंकि मुझे मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब चाहिए था। यहाँ पे मैंने मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब लिखा इस तरीके से। अब उसके बाद जो भी यूनिट्स मुझे चाहिए थी उन यूनिट फैक्टर्स को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया, है ना। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब थे तो 3 में हो जाएंगे 3000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे मीटर क्यूब में चाहिए था तो मैंने मीटर क्यूब वाले यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और मेरा आंसर आ गया 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट्स को, रिलेशन हमें पता है कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इस तरीके से अपने यूनिट्स को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और आराम से डिस्कस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।